हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका न्यूज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो क्लास 10th का सोशल साइंस का हमारा जो चैप्टर है पावर सेल। यहाँ बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, ये जो वीडियो रहेगा इसमें आपको पूरा आइडिया हो जाएगा चैप्टर के बारे में कि पावर शेयरिंग क्या है, कि हम लोगों को पावर शेयरिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, या अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में बोल दूं कि जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को यहाँ मिलने वाला है। साथ ही बहुत सारे जो डाउट्स है या कैसे हम लोग लिख सकते हैं या किस तरीके से हम लोग नोट्स बना सकते हैं, इन सारी चीजों का सॉल्यूशन आप लोगों को वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है पावर शेयरिंग। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि व्हाट इज पावर शेयरिंग। देखो, पावर शेयरिंग का सीधा सा मीन्स अगर मैं बोलूं तो वो कहलाता है पावर है उसको शेयर करना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि पावर को शेयर कैसे किया जाए। तो अलग अलग तरीके से पावर को शेयर किया जा सकता है, तो वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, दो अलग अलग नेशंस के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिससे आप ये समझ सको कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। देखो, स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है इन ए डेमोक्रेसी ऑल पावर्स डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मैं सीधी सी बात बोलूं कि जो पावर है वो किसी भी नेशन के अंदर या किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी एक गवर्नमेंट के ऑर्गन के पास नहीं होता। मतलब जो गवर्नमेंट के ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। इनमें तीनों में पावर शेयर होता है, मतलब तीनों के पास पावर होता है। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि पावर को क्या कर दिया? शेयर कर दिया। ठीक है। फिर टू स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। हम लोग ये जो चैप्टर है इसके अंदर दो स्टोरी के थ्रू पावर शेयरिंग समझेंगे। ठीक है। पहली स्टोरी है बेल्जियम की और दूसरी स्टोरी है श्रीलंका की। समझते हैं। देखो, पहली स्टोरी बेल्जियम की है। बेल्जियम के अंदर देखो मैंने पूरा शॉर्ट के अंदर लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को और जल्दी से समझ में आ जाए। देखो, यूरोप की एक कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन ये जो इसका एरिया है वो हमारे यहाँ जो स्टेट है हरियाणा उससे भी कम है। अब देखो, यहाँ पे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले 59% फ्लेमिश रीजन के अंदर जो लोग रहते हैं वो कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करते हैं? डच लैंग्वेज प्रीफर करते हैं। और 40% जो लोग हैं वेलोनिया रीजन के अंदर वो कौन सी लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं। और जो 1% पीपल जर्मन लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ 3 लैंग्वेज हो गई, किसी भी नेशन के अंदर 3 लैंग्वेज हो गई। फिर यहाँ की जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, उसके अंदर 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग है वो क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ एक वर्ड माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कौन सी? फ्रेंच लैंग्वेज पूरे किसके अंदर? बेल्जियम के अंदर। और 1% लोग कौन से हैं? जर्मन लैंग्वेज वाले। अब यहाँ पे भी ये था कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे वो माइनॉरिटी में तो थे, लेकिन वो उनके पास बहुत पैसा और बहुत ज्यादा पावर शेयर था। ठीक है। तो इस वजह से जो मेन डेवलपमेंट हुआ वो ओनली फ्रेंच लोगों का हुआ, फ्लेमिश रीजन के अंदर जो डच लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब अगर साथ मैंने यहाँ लिखा हुआ है बॉर्डर्स, मतलब जो बेल्जियम है वो किसके साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है? फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, लग्जमबर्ग के साथ और नीदरलैंड्स के साथ। तो ये सारी चीजें मैंने शॉर्ट के अंदर करके यहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं। अब मेन रीजन क्या है कि बेल्जियम को जो स्टोरी है वो हम लोगों को पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? भाई, यहाँ पे अगर हम लोग पावर शेयर करें तो किस अकॉर्डिंग करें, किसके अकॉर्डिंग करें? भाई अगर हम लोग बात करें ब्रुसेल्स की, तो ब्रुसेल्स के अंदर देखो यहाँ के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे 59% लोग है जो वो है डच लैंग्वेज वाले, लेकिन यहाँ पे देखो डच लैंग्वेज वाले कितने हैं? 20%। तो जो कैपिटल है इसकी बेल्जियम की, वहां 20% डच है, तो माइनॉरिटी में कौन हो गई? डच।
और यहाँ पे 59% कौन है, डच, तो ये मेजोरिटी में हो गए। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। अब इसमें किस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ये पहला। आई होप आप लोगों को बेल्जियम की स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं श्रीलंका की स्टोरी की। देखो मैंने लिखा हुआ है, पॉपुलेशन है 2 करोड़, ठीक है, सेम हरियाणा की तरह एरिया है इसका, ठीक है। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है सिंहला, ठीक है। अब सिंहला लैंग्वेज के जो बोलने वाले लोग हैं वो है 74%, और उनमें कौन सी जाति के ज्यादा है, बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट लोग ज्यादा है। और दूसरी जो है वो है तमिल, तमिल 18% लोग है वो तमिल भाषा यूज करते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आ जाते हैं। अब तमिल के अंदर भी 2 कैटेगरी है, पहले जो श्रीलंकाई तमिल है और दूसरे जो इंडियन तमिल है। श्रीलंकाई जो तमिल है वो 13% और बाकी के कौन है, इंडियन तमिल। भाई अंग्रेजों के टाइम यहाँ से बागानों में काम करने के लिए जो यहाँ इंडिया से लोग गए वो इंडियन तमिल कहलाते, ठीक है। और 7% लोग कौन है, क्रिश्चियन, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, सिंहला और जो तमिल दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, डिवाइड 74%, 18% और 7%। फिर यहाँ मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी हुई है कि श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हो गया था, 1948 के अंदर। और श्रीलंका के अंदर जो सिविल वॉर था वो कब एंड हुआ, 2009 के अंदर। फिर 1956 के अंदर एक एक्ट पास हुआ और उसमें जो सिंहला लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका। अब यहां हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, 74% पॉपुलेशन है, मतलब 74%, दैट इज कॉल्ड मेजोरिटी। तो अगर मेजोरिटी जिसके पास है तो वो क्या करेगा, रूल, अपने रूल नियम बनाएगा, और दूसरे वाले जो लोग हैं उनको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन हुई, जो अदर है तमिल है, तमिल को इग्नोर किया गया, और जो प्रीफर है वो किसको किया गया, सिंहला लैंग्वेज को। तो जो बुद्धिस्ट है उनको जॉब के अंदर, काम के अंदर सबको प्रायोरिटी दी गई। तो ये पिछड़े हुए महसूस करने लगे, ये अलग थलग पड़ गए। तो इन लोगों ने अलग अलग ग्रुप बनाए। 2 ग्रुप बनने की वजह से पहला ग्रुप बन गया सिंहला और दूसरा बन गया तमिल। तो दैट इनकी वजह से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो गई, और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। और जो सिविल वॉर है वो कब एंड हुआ, 2009 के अंदर। अदरवाइज हम लोग पढ़ते हैं कि जो श्रीलंका है वो हम लोगों से भी ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस है। अब से राइज होता है कि पावर शेयरिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, या क्यों जरूरत है कि हम लोग पावर को शेयर करें। इन दोनों एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये मेजोरिटी की सिचुएशन के अंदर है, और ये यहाँ जहां प्रीफर किया जाएगा अलग अलग लैंग्वेज की, तो हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये 2 चैलेंज है अपने आप में, पावर शेयरिंग के 2 एग्जाम्पल है। अब हम लोग समझेंगे कि अकोमोडेशन इन बेल्जियम, या हम लोग इसको बोल सकते हैं बेल्जियम मॉडल, कि जो बेल्जियम है उसने क्या किया, या किस तरीके से जो ये चैलेंज था, तरीके से इस चैलेंज को खत्म किया। तो देखो 1970 से लेकर 1993 तक 4 अमेंडमेंट किए गए, ठीक है। और वो अमेंडमेंट क्यों किए गए, अकोमोडेट रीजनल डिफरेंसेस इन कल्चरल डाइवर्सिटीज। इन सब के लिए ये 4 अमेंडमेंट किए गए, ठीक है, चेंजेस किए गए। और वो चेंजेस क्या थे, पहला चेंजेस, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर जो डच और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स है वो इक्वल होंगे। दूसरा, द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होगी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, एक दूसरे के अंडर में काम नहीं करेगी। तीसरा, ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट्स, और ब्रुसेल्स को सेपरेट गवर्नमेंट्स बना दिया गया। फिर 4th पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज आल्सो ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे एक और अलग से गवर्नमेंट बना दी गई, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, कि हम लोगों को पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है। पहली चीज, बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग सोशल ग्रुप्स।
जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स है उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसकी वजह से हम लोगों को पावर शेयरिंग की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, इट एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ओल। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी को चलाती है तो स्टेबिलिटी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो इन सारी चीजों की वजह से पावर शेयरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग की 4 फॉर्म्स होती है। ठीक है, वो कौन कौन सी है, उनको किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, वो देखो मैंने लिखा हुआ है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम लोग क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट है उनको डिफरेंट ऑर्गन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं या उनमें पावर डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स या चेक्स एंड बैलेंस। ओके, दूसरा है पावर शेयरिंग अमंग सेंट्रल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार के बीच में जब हम लोग पावर डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। थर्ड पॉइंट आपका पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। जब भी हम लोग रिलीजियस या लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर डिवाइड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट, और ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। और लास्ट फॉर्म है हमारा पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, प्रेशर ग्रुप्स के और मूवमेंट के बेसिस पे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्म ऑफ अलायंसेस। 2 पॉलिटिकल पार्टी जुड़ जाती है, दैट इज कॉल्ड अलायंसेस। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी यही, आई होप ये जो सारी चीजें हैं वो आप लोगों का चैप्टर क्लियर कर देगी। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर, और चैप्टर के बाद ये सारी चीजें या जो भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे उनको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ एक अलग से एक चीज लिखी हुई है, एथनिक। अब ये एथनिक है क्या, देखो, ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है, सिमिलरिटीज ऑफ किस चीज की सिमिलरिटी है, फिजिकल टाइप की सिमिलरिटीज हो सकती है, कल्चर की सिमिलरिटीज हो सकती है, ठीक है, या दोनों की सिमिलरिटीज हो सकती है। ठीक है, और जरूरी ये नहीं है कि दे मे नॉट बाय द सेम रिलीजन, उनका सेम रिलीजन हो या सेम नेशनलिटी, दैट इज कॉल्ड एथनिक ग्रुप। अब इसमें 2 चीज हो रहा है, एक होता है मेजोरिटी और एक माइनॉरिटी। मेजोरिटी मीन्स जो ज्यादा हो, और माइनॉरिटी जो मीन्स जो कम हो। जैसे हम लोगों ने श्रीलंका में पढ़ा था तो 74% जो लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज को प्रीफर कर रहे थे, सिंहला, और वो बुद्धिस्ट लोग थे, तो ये क्या था, मेजोरिटी की। और तमिल 18%, ये क्या था, माइनॉरिटी। तो इन सारे रीजन्स की वजह से हम लोगों को पावर शेयरिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मेन जो चीजें आपको पढ़नी है ये दोनों, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को जो बेल्जियम मॉडल है, इसको हम लोग बेल्जियम मॉडल भी बोल सकते हैं। पावर शेयरिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, बस इतना ही है चैप्टर में। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू।